नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज के बैंकिंग नॉलेज मास्टर क्लास 4 में हम आरबीआई के लेटेस्ट रूल्स और इम्पोर्टेंट बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बीएसबीडी अकाउंट्स से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the Basic Savings Bank Deposit (BSBD) accounts under RBI guidelines. 1. The Basic Savings Bank Deposit account is considered a normal banking service available to all, without the requirement of maintaining any minimum balance. 2. The regulatory framework explicitly mandates that banks cannot levy penal charges for non-maintenance of minimum balance if such charges result in a negative account balance. 3. A customer is strictly prohibited from holding any other savings bank deposit account in the exact same bank where their BSBD account is maintained. 4. If a customer already has a standard savings account, they are granted a maximum period of 30 days to close it upon opening a new BSBD account. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1, 3, and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चलिए इसे बहुत ही डिटेल में समझते हैं। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बीएसबीडी एक बेसिक बैंकिंग सुविधा है। इस खाते में कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त नहीं होती है, इसलिए यह फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। इससे स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही साबित होता है। इसके बाद हम आरबीआई के कड़े नियमों को देखते हैं। कोई भी कमर्शियल बैंक पेनल्टी लगाकर खाते के बैलेंस को नेगेटिव नहीं कर सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 पूरी तरह सही है। इसके साथ ही एक सख्त नियम यह है कि अगर आपके पास बीएसबीडी खाता है तो आप उसी बैंक में कोई दूसरा खाता नहीं खोल सकते हैं। आप वहां कोई सामान्य सेविंग्स अकाउंट नहीं रख सकते हैं। इससे स्टेटमेंट 3 भी गणितीय रूप से सही साबित होता है। अगर किसी कस्टमर के पास पहले से एक स्टैंडर्ड खाता है तो उसे एक समय सीमा दी जाती है। नया बीएसबीडी खाता खोलने के बाद उसे पुराने खाते को 30 दिनों के भीतर बंद करना अनिवार्य है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो पेनल्टी लग सकती है। इसलिए स्टेटमेंट 4 पूरी तरह से सही है। यह सारा मैकेनिज्म बैंकिंग नियमों के तहत आता है। इन खातों में विड्रॉल की भी विशेष सुविधाएं होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं को हर वर्ग तक पहुंचाना है। यह कोर पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए अब बीएसबीडी अकाउंट की कैलकुलेशंस और लिमिट्स से जुड़े इन स्टेटमेंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements and raw transaction data to calculate the operational limits of a basic savings bank deposit account opened via simplified KYC norms. 1. The total aggregate of all credits in this simplified KYC account must not exceed Rs 1,000,000 in a single financial year. 2. The maximum balance in the account must not exceed Rs 50,000 at any given point in time. 3. Cash withdrawals and transfers out of the account are strictly capped at Rs 10,000 in a single month. 4. Effective 1st April 2026, banks must automatically upgrade these accounts to regular savings accounts with credit limits up to Rs 200,000 without requiring further KYC documents. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only.
ऑप्शन बी 2, 3 and 4 only. ऑप्शन सी 1, 3 and 4 only. ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इन कैलकुलेशंस को ध्यान से समझते हैं। जब कोई खाता सिंपलीफाइड केवाईसी के जरिए खोला जाता है, तो उसे स्मॉल अकाउंट कहते हैं। इस खाते में एक वित्तीय वर्ष में कुल 1 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट नहीं हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इसके अलावा किसी भी समय इस खाते का मैक्सिमम बैलेंस 50,000 रुपए को पार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो खाता फ्रीज हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। जहां तक पैसे निकालने की बात है, तो नकद विड्रॉल और ट्रांसफर की कुल सीमा 1 महीने में सिर्फ 10,000 रुपए तय की गई है। इससे स्टेटमेंट 3 गणितीय रूप से सही साबित होता है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 4 गलत क्यों है। रिजर्व बैंक के अप्रैल 2026 के नए निर्देशों के अनुसार खातों को अपग्रेड करने की बात कही गई है, लेकिन बिना फुल केवाईसी के कोई भी ऑटोमेटिक अपग्रेड नहीं हो सकता है। बिना दस्तावेजों के 2 लाख रुपए की सीमा देना बिल्कुल वर्जित है। फुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना यह संभव नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 4 पूरी तरह से गलत है। इसके चलते ऑप्शन बी, सी और डी तुरंत रिजेक्ट हो जाते हैं। यह आरबीआई का एक सख्त सुरक्षा उपाय है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में बड़ी मदद मिलती है। चलिए सिंपलीफाइड केवाईसी अकाउंट के ऑपरेशनल सिनेरियो से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सिनेरियो: अ कस्टमर ऑपरेट्स ए BSBD स्मॉल अकाउंट ओपन्ड यूजिंग सिंप्लीफाइड केवाईसी नॉर्म्स। Based on RBI guidelines, consider the following operational statements. 1. The account shall remain operational initially for a period of exactly 12 months. 2. The customer can extend the account validity for another 12 months by simply providing proof of having applied for valid KYC documents. 3. If the total balance exceeds rupees 50,000, the bank must immediately freeze all further credit transactions until full KYC is completed. 4. Foreign remittances can be safely credited to this simplified KYC BSBD account provided the single transaction amount does not exceed rupees 10,000. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1, 3, and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इस सिनेरियो को बहुत ही गहराई से समझते हैं। जब कोई ग्राहक सिंपलीफाइड केवाईसी का उपयोग करके खाता खोलता है, तो उसकी शुरुआती वैलिडिटी 12 महीने होती है। यह आरबीआई का स्पष्ट नियम है, जिससे स्टेटमेंट 1 सही साबित होता है। अगर ग्राहक इन 12 महीनों में फुल केवाईसी नहीं करा पाता है, तो उसे एक और मौका मिलता है। वह एप्लीकेशन प्रूफ दिखाकर इस अवधि को अगले 12 महीनों के लिए बढ़ा सकता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। यह एक बहुत ही सुरक्षित उपाय है। अब खाते के बैलेंस की बात करते हैं। अगर खाते का कुल बैलेंस 50,000 रुपए से अधिक हो जाता है, तो बैंक को तुरंत सख्त कदम उठाना पड़ता है। बैंक आगे के सभी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को तुरंत फ्रीज कर देता है
जब तक कि फुल केवाईसी पूरा नहीं हो जाता। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी गणितीय रूप से सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 4 गलत क्यों है। सिंपलीफाइड केवाईसी वाले खाते में विदेशी पैसा मंगाना पूरी तरह से वर्जित है। इसमें 10,000 रुपए जैसी कोई छूट नहीं है। विदेशी फंड्स के लिए स्टैंडर्ड खाता और फुल केवाईसी अनिवार्य है। इसलिए स्टेटमेंट 4 पूरी तरह से गलत है। इसके चलते ऑप्शन बी, सी और डी रिजेक्ट हो जाते हैं। यह फेमा और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत प्रवर्तन का एक अनिवार्य हिस्सा है। आइए अब अनरजिस्टर्ड टाइप 1 एनबीएफसी के नए फ्रेमवर्क से जुड़े इन स्टेटमेंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the new regulatory framework for unregistered Type I non-banking financial companies. 1. Type I NBFCs are strictly defined as entities that do not accept public deposits and do not have access to public funds. 2. The February 2026 Master Direction creates a specific exemption for these entities from the mandatory registration process under Section 45I of the RBI Act. 3. To legally qualify as a Type I NBFC, the entity must ensure it does not have any direct or indirect customer interface in its operational business model. 4. Type I NBFCs are legally permitted to issue co-brand credit cards provided they maintain a minimum net own fund of Rs 100 crore. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1, 3, and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इस नए फ्रेमवर्क को डिटेल में समझते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार टाइप 1 एनबीएफसी वह संस्थाएं हैं जो जनता से कोई भी पब्लिक डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती हैं। इनके पास पब्लिक फंड्स का कोई एक्सेस नहीं होता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 पूरी तरह सही है। हाल ही में फरवरी 2026 के मास्टर डायरेक्शन में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इन संस्थाओं को आरबीआई एक्ट के सेक्शन 45IA के तहत अनिवार्य रजिस्ट्रेशन से विशेष छूट दी गई है। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। इस कैटेगरी में आने के लिए एक बहुत ही सख्त शर्त है। संस्था का अपने बिजनेस मॉडल में कोई भी कस्टमर इंटरफेस नहीं होना चाहिए। वह सीधे ग्राहकों से लेन देन नहीं कर सकती हैं। इससे स्टेटमेंट 3 भी गणितीय रूप से सही साबित होता है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 4 गलत क्यों है और ऑप्शन बी, सी और डी क्यों रिजेक्ट होते हैं। चूंकि टाइप 1 एनबीएफसी का ग्राहकों से कोई सीधा संपर्क नहीं हो सकता, इसलिए वे क्रेडिट कार्ड्स बिल्कुल जारी नहीं कर सकती हैं। भले ही उनके पास 100 करोड़ रुपए का नेट ओन फंड हो, फिर भी वे कोब्रांडेड कार्ड्स नहीं दे सकती हैं। इसलिए स्टेटमेंट 4 पूरी तरह से गलत है। यह रिजर्व बैंक की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का मुख्य हिस्सा है। इससे सिस्टमिक रिस्क को कम किया जाता है। चलिए नेट ओन फंड की कैलकुलेशन से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements and raw transaction data regarding the net own fund (NOF) requirements for non-banking financial companies. 1. Under the scale-based regulatory framework, NBFCs positioned in the base layer are generally required to maintain a minimum net own fund of Rs 10 crore. 2. The February 2026 directive specifies that Type I NBFCs operating without public funds must maintain a reduced minimum net own fund of Rs 2 crore. 3.
Net owned fund is calculated by subtracting accumulated losses and deferred revenue expenditure from the aggregate of paid-up equity capital and free reserves. 4. Investments in shares of other NBFCs and subsidiaries in excess of 10% of the owned fund are added back to calculate the final net owned fund. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1, 3, and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इस कैलकुलेशन को बहुत ही गहराई से समझते हैं। आरबीआई के स्केल बेस्ड रेगुलेशन के तहत जो एनबीएफसी बेस लेयर में आती हैं, उनके लिए एक सख्त नियम है। उन्हें अपना नेट ओन फंड न्यूनतम 10 करोड़ रुपए बनाए रखना होता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। नए फरवरी 2026 के निर्देश के अनुसार एक विशेष छूट दी गई है। जो टाइप 1 एनबीएफसी बिना पब्लिक फंड्स के काम करती हैं, उनके लिए यह न्यूनतम सीमा घटाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसलिए स्टेटमेंट 2 पूरी तरह सही है। नेट ओन फंड की गणना का एक निश्चित गणितीय सूत्र होता है। इसमें पेड अप इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व्स को जोड़ा जाता है। फिर इसमें से जमा हुए नुकसान और डेफर्ड एक्सपेंडिचर को घटाया जाता है। इससे स्टेटमेंट 3 भी गणितीय रूप से सही साबित होता है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 4 गलत क्यों है। अगर किसी एनबीएफसी ने अन्य कंपनियों या सब्सिडियरीज में अपने फंड के 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस अतिरिक्त राशि को जोड़ा नहीं जाता है। नियम के अनुसार उस एक्स्ट्रा अमाउंट को अंतिम नेट ओन फंड निकालने के लिए घटाया जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 4 पूरी तरह से गलत है। इसके चलते ऑप्शन बी, सी और डी रिजेक्ट हो जाते हैं। यह आरबीआई का एक महत्वपूर्ण ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। यह कैपिटल एडिक्वेसी को सुनिश्चित करता है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। बीएसबीडी खाताधारक उसी बैंक में दूसरा कोई भी सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल नहीं खोल सकता है। सिंपलीफाइड केवाईसी वाले स्मॉल अकाउंट में अधिकतम बैलेंस 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। बिना फुल केवाईसी वाले खातों में विदेश से पैसा मंगाना पूरी तरह से वर्जित है। टाइप 1 एनबीएफसी न तो पब्लिक फंड्स लेती हैं और न ही ग्राहकों से सीधा संपर्क करती हैं। बेस लेयर एनबीएफसी के लिए नेट ओन्ड फंड 10 करोड़ और टाइप 1 के लिए 2 करोड़ है। अगले सवाल में हम टाइप 1 एनबीएफसी के रेगुलेटरी प्रोहिबिशंस पर चर्चा करेंगे। चलिए अनरजिस्टर्ड टाइप 1 एनबीएफसी के इस ऑपरेशनल सिनेरियो को देखते हैं। Scenario: A newly incorporated financial entity aims to operate as an unregistered Type I NBFC under the February 2026 Master Directions. Based on RBI guidelines, consider the following operational statements. 1. The entity is strictly prohibited from opening any physical branches to interface directly with retail customers for loan origination. 2. The entity cannot utilize any public funds, including bank borrowings or commercial papers, to finance its core operational assets. 3. The entity is legally permitted to process third-party payment transactions provided the daily aggregate does not exceed Rs 50,000 per customer. 4. The entity must strictly maintain a minimum net own fund of Rs 2 crore to retain its unregistered status. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2,
and 4 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1, 3, and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए इस केस स्टडी को बहुत ही गहराई से समझते हैं। जब कोई नई फाइनेंशियल फर्म अपने आप को टाइप 1 एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर करना चाहती है, तो उसे आरबीआई के सख्त नियमों का पालन करना होता है। इस कैटेगरी की सबसे बड़ी शर्त यह है कि इनका कोई भी कस्टमर इंटरफेस नहीं होना चाहिए। इसलिए वे लोन देने के लिए फिजिकल ब्रांच खोलकर सीधे ग्राहकों से नहीं जुड़ सकती हैं। इससे स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही साबित होता है। इसके अलावा इन संस्थाओं को अपने बिजनेस के लिए पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है। वे बैंक लोन या कमर्शियल पेपर्स के जरिए पैसा नहीं जुटा सकती हैं। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी पूरी तरह सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है। चूंकि टाइप 1 संस्थाओं का ग्राहकों से कोई सीधा संपर्क नहीं हो सकता, इसलिए वे थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसिंग का काम बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। इसमें 50,000 रुपए जैसी कोई भी छूट या लिमिट काम नहीं करती है। यह पूरी तरह से अवैध है। इसलिए स्टेटमेंट 3 पूरी तरह से गलत है। इसके चलते ऑप्शन बी, सी और डी तुरंत रिजेक्ट हो जाते हैं। अंत में इस अनरजिस्टर्ड स्टेटस को बनाए रखने के लिए संस्था को अपना नेट ओन्ड फंड न्यूनतम 2 करोड़ रुपए मेंटेन करना ही पड़ता है। यह फरवरी 2026 के मास्टर डायरेक्शन का मुख्य नियम है। इसलिए स्टेटमेंट 4 गणितीय रूप से सही है। यह पूरा मैकेनिज्म रिस्क मिटिगेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आइए अब फेमा के तहत करेंसी नियमों में हुए नए अमेंडमेंट से जुड़े इन स्टेटमेंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the regulatory framework and the newly notified FEMA, Export and Import of Currency, Amendment Regulations, 2026. 1. The fundamental regulations governing the physical cross-border movement of Indian and foreign currency are framed under the core provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999. 2. The recent amendment reinforces the mandatory requirement for travelers to submit a currency declaration form upon arrival if their holdings exceed specified quantitative thresholds. 3. The currency declaration form must be submitted exclusively to the Reserve Bank of India within 24 hours of arrival in India. 4. Any person resident in India is legally permitted to take outside India, other than to Nepal and Bhutan, currency notes of Government of India up to an amount not exceeding rupees 25,000 per person. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 4 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1, 3, and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए इन नए नियमों को बहुत ही डिटेल में समझते हैं। भारत से देश के बाहर और अंदर करेंसी ले जाने के सभी नियम फेमा 1999 के तहत बनाए जाते हैं। रिजर्व बैंक को यह वैधानिक शक्ति इसी कानून से मिलती है। इसलिए स्टेटमेंट 1 पूरी तरह सही है।
हाल ही में आए 2026 के अमेंडमेंट के तहत यह नियम और सख्त कर दिया गया है। अगर कोई यात्री भारत आ रहा है और उसके पास एक तय सीमा से ज्यादा विदेशी मुद्रा है, तो उसे करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है। यह फॉर्म भरकर रिजर्व बैंक के ऑफिस में जमा नहीं करना होता है। नियमों के अनुसार यात्री को यह फॉर्म हवाई अड्डे पर मौजूद कस्टम्स अधिकारियों को जमा करना होता है, वह भी अराइवल के तुरंत समय। इसमें 24 घंटे का कोई समय नहीं दिया जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 3 पूरी तरह से गलत है। इसके चलते ऑप्शन बी, सी और डी तुरंत रिजेक्ट हो जाते हैं। अंत में, अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश यात्रा पर जा रहा है, तो वह अपने साथ भारतीय मुद्रा अधिकतम 25,000 रुपए तक ले जा सकता है। लेकिन यह नियम नेपाल और भूटान की यात्रा पर लागू नहीं होता है। इसलिए स्टेटमेंट 4 गणितीय और कानूनी रूप से सही साबित होता है। यह फ्रेमवर्क कैपिटल कंट्रोल को सुनिश्चित करता है। चलिए कस्टम्स पर करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म की कैलकुलेशन से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements and raw currency data to determine the mandatory filing of a currency declaration form at Indian Customs. 1. A traveler must file the declaration if the aggregate value of foreign exchange in the form of currency notes, banknotes, and traveler's checks exceeds United States dollars 10,000 or its equivalent. 2. A traveler is independently required to file the declaration if the value of foreign currency notes alone exceeds United States dollars 5,000 or its equivalent. 3. Foreign coins brought into India are strictly capped at a maximum equivalent of United States dollars 1,000 per person per trip. 4. A non-resident Indian visiting the country is exempt from the declaration rules provided their total stay in India does not exceed a period of 30 days. Which of the statements given above are correct? Option A. 1 and 2 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1, 3, and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 3 और 4 गलत हैं। चलिए कस्टम्स के इस गणित को ध्यान से समझते हैं। फेमा के कड़े नियमों के अनुसार, अगर किसी यात्री के पास मौजूद विदेशी नोट, बैंक नोट और ट्रैवलर्स चेक का कुल योग $10,000 या उसके बराबर की राशि को पार कर जाता है, तो उसे अनिवार्य रूप से डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इसकी एक दूसरी स्वतंत्र शर्त भी है। अगर यात्री के पास केवल नकद विदेशी नोटों की वैल्यू ही $5,000 से ज्यादा हो जाती है, तो भी उसे यह फॉर्म भरना ही पड़ेगा। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी गणितीय रूप से पूरी तरह सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है। भारत में विदेशी सिक्के लाने पर रिजर्व बैंक ने कोई भी अधिकतम सीमा तय नहीं की है। यात्री बिना किसी पाबंदी के कितने भी सिक्के ला सकते हैं। इसलिए $1,000 की सीमा वाला स्टेटमेंट 3 गलत है। इसके बाद स्टेटमेंट 4 की बात करते हैं। यह डिक्लेरेशन नियम हर एक यात्री पर लागू होता है, चाहे वह भारतीय हो, विदेशी हो या NRI हो। उनके भारत में रुकने की अवधि, चाहे वह 30 दिन हो या ज्यादा, उन्हें कोई छूट नहीं दिला सकती। इसलिए स्टेटमेंट 4 भी पूरी तरह से गलत है। इसके चलते ऑप्शन बी, सी और डी तुरंत रिजेक्ट हो जाते हैं। यह कस्टम्स बोर्ड का एक अनिवार्य नियम है। इससे स्मगलिंग रोकने में बड़ी मदद मिलती है। आइए अब विदेशी मुद्रा को वापस करने और रखने से जुड़े इस सिनेरियो पर नजर डालते हैं। Scenario: A resident Indian returns from an overseas trip carrying a mixed portfolio of foreign exchange. Based on the FEMA regulations, consider the following operational statements.
1. The traveler brings in United States dollars 4,000 in cash and United States dollars 7,000 in traveler's checks, meaning a currency declaration form is mandatory. 2. The traveler can freely retain the unspent foreign currency limit up to United States dollars 2,000 indefinitely for future use. 3. Any unspent foreign exchange exceeding the retention limit must be legally surrendered to an authorized dealer within a maximum period of 90 days if held in the form of currency notes. 4. Any unspent foreign exchange held in the form of traveler's checks must be surrendered within a maximum period of 180 days from the date of return. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 4 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1, 3, and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए इस ट्रेवल के स्टडी को विस्तार से हल करते हैं। यात्री के पास कैश में $4,000 और ट्रैवलर्स चेक में $7,000 हैं। इसका कुल योग $11,000 हो जाता है, जो कि $10,000 की सीमा को पार कर गया है। इसलिए कस्टम्स पर फॉर्म भरना अनिवार्य हो गया है, जिससे स्टेटमेंट 1 सही साबित होता है। यात्रा से लौटने के बाद कोई भी निवासी भारतीय अपने पास अधिकतम $2,000 तक की विदेशी मुद्रा हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है। अगर यात्री के पास $2,000 से ज्यादा की विदेशी मुद्रा नोटों के रूप में बची है, तो उसे इसे ऑथराइज्ड डीलर या बैंक को वापस करना होता है। इस सरेंडर के लिए आरबीआई ने 180 दिनों का समय दिया है, न कि 90 दिनों का, इसलिए स्टेटमेंट 3 गणितीय रूप से गलत है। इसके चलते ऑप्शन बी, सी और डी तुरंत रिजेक्ट हो जाते हैं। अंत में अगर बची हुई राशि ट्रैवलर्स चेक के रूप में है, तो उसके लिए भी वापसी का समय 180 दिन ही तय किया गया है। इसलिए स्टेटमेंट 4 पूरी तरह सही है। यह नियम फेमा के तहत विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इससे मार्केट लिक्विडिटी बेहतर होती है। चलिए इंडियन करेंसी के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नियमों से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the statutory limits for the export and import of Indian currency across international borders. 1. Any person resident in India travelling abroad is authorized to take out Indian currency notes up to a maximum limit of Rs 25,000 per trip. 2. Any person resident outside India, not being a citizen of Pakistan or Bangladesh, can legally bring into India currency notes of Government of India up to Rs 25,000. 3. Travellers proceeding explicitly to Nepal or Bhutan are strictly prohibited from carrying Indian currency notes in denominations of Rs 500 and above. 4. A resident of India is legally permitted to send Indian currency up to Rs 50,000 via international courier or postal services to a relative residing overseas. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1, 3, and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए,
यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए भारतीय मुद्रा के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नियमों को गहराई से समझते हैं। नियमों के अनुसार भारत का कोई भी निवासी विदेश यात्रा पर जाते समय अपने साथ अधिकतम 25,000 रुपए तक के भारतीय नोट ले जा सकता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इसी तरह अगर कोई अनिवासी भारत आ रहा है तो वह भी 25,000 रुपए तक ला सकता है। हालांकि यह छूट पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों पर लागू नहीं होती है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी पूरी तरह सही है। जब बात नेपाल या भूटान की यात्रा की आती है तो नियम बदल जाते हैं। इन देशों की यात्रा करने वालों को 500 रुपए या उससे बड़े मूल्य के भारतीय नोट ले जाने की सख्त मनाही है। वे केवल छोटे मूल्य के नोट ही ले जा सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 3 गणितीय रूप से सही साबित होता है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 4 गलत क्यों है और अन्य ऑप्शंस क्यों रिजेक्ट होते हैं। भारतीय कानून के तहत कोई भी व्यक्ति पोस्टल सर्विस या इंटरनेशनल कुरियर के जरिए भारतीय मुद्रा विदेश नहीं भेज सकता है। इसमें 50,000 रुपए जैसी कोई लिमिट काम नहीं करती है। यह पूरी तरह से अवैध है और ऐसा करने पर कस्टम्स द्वारा जब्ती की जा सकती है। इसलिए स्टेटमेंट 4 पूरी तरह से गलत है। यह रिजर्व बैंक का एक बहुत ही कड़ा सुरक्षा उपाय है। इससे करेंसी की स्मगलिंग पर सीधा प्रहार होता है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। टाइप 1 एनबीएफसी न तो ग्राहकों से मिल सकती हैं और न ही उनके पेमेंट्स प्रोसेस कर सकती हैं। करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म आरबीआई को नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर कस्टम्स अधिकारियों को दिया जाता है। अगर आपके पास $5,000 से ज्यादा के विदेशी नोट हैं तो डिक्लेरेशन अनिवार्य है। यात्रा से बची हुई विदेशी मुद्रा को 180 दिनों के भीतर बैंक को वापस करना अनिवार्य है। कुरियर या पोस्ट के जरिए भारतीय मुद्रा को विदेश भेजना पूरी तरह से गैरकानूनी है। चलिए फाइनेंस मॉडल फॉर इंडिया यानी फीमी और कन्वर्सेशन यूपीआई से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंस मॉडल फॉर इंडिया (FEMI) and the Conversational Unified Payments Interface (UPI) framework. 1. The National Payments Corporation of India operates the Unified Payments Interface as a unified fund routing platform governed under the Payment and Settlement Systems Act, 2007. 2. The National Payments Corporation of India has officially launched the Finance Model for India to process financial ecosystem queries, alongside initiating a conversational payment pilot with Razorpay. 3. The conversational interface allows users to execute end-to-end payment transactions directly within messaging applications without redirecting to a third-party UPI application. 4. The pilot framework announced on 23 February 2026 strictly restricts these AI-driven agentic chat payments to transactions below a maximum limit of 5,000 rupees without requiring a UPI personal identification number. Which of the statements given above are correct? Incorrect. Option A. Only 1, 2, and 3 are correct. Option B. Only 2, 3, and 4 are correct. Option C. Only 1 and 4 are correct. Option D. 1, 2, 3, and 4 are correct. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इसे बहुत ही डिटेल में समझते हैं। एनपीसीआई भारत में यूपीआई का संचालन करता है। यह पूरा सिस्टम पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत काम करता है, जो स्टेटमेंट 1 को सही बनाता है। हाल ही में एनपीसीआई ने फाइनेंस मॉडल फॉर इंडिया यानी फीमी लॉन्च किया है।
यह एक अत्याधुनिक एआई मॉडल है जिसे विशेष रूप से फाइनेंशियल इकोसिस्टम के सवालों के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही रेजरपे के साथ मिलकर एक कन्वर्सेशनल पेमेंट पायलट भी शुरू किया गया है, जिससे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही साबित होता है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत यूजर्स सीधे मैसेजिंग इंटरफेस के अंदर से पेमेंट कर सकते हैं। उन्हें किसी बाहरी थर्ड पार्टी ऐप पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी तकनीकी रूप से सही है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 4 की, जो कि गलत है। 23 फरवरी 2026 को घोषित इस एआई सिस्टम में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास नहीं किया जा सकता है। चाहे पेमेंट पूरी तरह से एआई से हो, रिजर्व बैंक के कड़े नियमों के अनुसार यूपीआई पिन दर्ज करना हमेशा अनिवार्य है। इसलिए बिना पिन के 5,000 रुपए तक के पेमेंट की बात पूरी तरह से गलत है, जिससे स्टेटमेंट 4 रिजेक्ट हो जाता है और ऑप्शन ए सही उत्तर बनता है। चलिए बैंकिंग भाषणी और रिजर्व बैंक के इस नए एग्रीमेंट से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the Memorandum of Understanding signed to develop the Banking Bhashini language model. 1. The Digital India Bhashini division operates directly under the Ministry of Electronics and Information Technology to build open-source language technology datasets for Indian regional languages. 2. The Reserve Bank of India and the Digital India Bhashini division signed a formalized memorandum of understanding to co-develop a domain-specific language model tailored exclusively for the banking sector. 3. The official agreement for this financial technology collaboration was executed and verified by the Press Information Bureau on 24 February 2026. 4. The Banking Bhashini framework mandates all commercial banks to completely replace their English-based core banking systems with regional language interfaces within a strict deadline of 6 months. Which of the statements given above is are correct and incorrect? Option A. Only 1, 2, and 3 are correct. Option B. Only 2, 3, and 4 are correct. Option C. Only 1 and 4 are correct. Option D. 1, 2, 3, and 4 are correct. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इस नए डेवलपमेंट को गहराई से समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स डेटाबेस तैयार करना है, जिससे स्टेटमेंट 1 सही हो जाता है। 24 फरवरी 2026 को भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाया गया। रिजर्व बैंक और भाषणी डिवीजन ने एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य लक्ष्य बैंकिंग भाषणी नाम का एक विशेष डोमेन स्पेसिफिक भाषा मॉडल विकसित करना है, जिससे स्टेटमेंट 2 भी सही साबित होता है। यह ऐतिहासिक घोषणा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रकाशित की गई थी, जो स्टेटमेंट 3 को तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित करता है। अब हम समझते हैं कि स्टेटमेंट 4 क्यों गलत है। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य बैंकों को ट्रांसलेशन एपीआई और टूल्स प्रदान करना है, ताकि वे ग्राहकों को उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में वित्तीय सेवाएं दे सकें। लेकिन इसके तहत कोर बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदलने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। 6 महीने की ऐसी कोई भी सख्त समय सीमा रिजर्व बैंक ने लागू नहीं की है। इसलिए स्टेटमेंट 4 पूरी तरह गलत हो जाता है और हमारा अंतिम उत्तर ऑप्शन ए बनता है। चलिए गोल्ड लोन के एलिजिबल कोलेटरल रूल्स से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the eligibility and restrictions of collateral for gold loans. 1.
Gold loans are secured credit facilities extended by banking and non-banking financial companies strictly against the pledge of physical gold ornaments and jewelry. 2. The Reserve Bank of India has updated the regulatory framework to eliminate speculative leveraging by strictly defining the acceptable forms of collateral in the market. 3. Lending institutions are strictly prohibited from granting advances against gold bullion, gold exchange-traded funds, ETFs, and primary gold coins weighing above 50 grams per customer. 4. The maximum permissible weight of physical gold jewelry that can be pledged by a single individual borrower under the updated guidelines is uniformly capped at exactly 1 kilogram. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1, 3, and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी चारों के चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। चलिए इस गोल्ड लोन के स्ट्रक्चर को विस्तार से समझते हैं। बैंक और एनबीएफसी ग्राहकों को उनके सोने के आभूषणों के बदले सिक्योर्ड लोन देते हैं। यह फंडामेंटल रूल स्टेटमेंट 1 को सही बनाता है। हाल ही में आरबीआई ने इन लोन्स की प्रक्रिया को अपडेट किया है ताकि सट्टेबाजी को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इसके लिए कोलेटरल के प्रकार को सख्ती से परिभाषित किया गया है, जो स्टेटमेंट 2 को प्रमाणित करता है। अब हार्ड डेटा पॉइंट्स पर आते हैं। बैंक सिर्फ गहनों पर लोन दे सकते हैं। किसी भी तरह के गोल्ड बुलियन, गोल्ड ईटीएफ और प्रति ग्राहक 50 ग्राम से ज्यादा वजन वाले सोने के सिक्कों पर लोन देना पूरी तरह से वर्जित है। इसलिए स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सटीक है। इसके अलावा एक व्यक्तिगत उधारकर्ता के लिए रिस्क को सीमित करने के उद्देश्य से गिरवी रखे जाने वाले गहनों की अधिकतम सीमा 1 किलोग्राम तय की गई है। 1 किलोग्राम से ज्यादा सोने पर कोई भी बैंक लोन पास नहीं कर सकता। इसलिए स्टेटमेंट 4 भी तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है। इन सभी फैक्ट्स के आधार पर ऑप्शन डी सही उत्तर है। आइए अब लोन टू वैल्यू रेशियो यानी एलटीवी की कैलकुलेशन से जुड़े इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements and raw transaction data to calculate the permissible loan to value (LTV) limits for gold loans. 1. The loan to value (LTV) ratio is the primary risk metric that dictates the maximum quantum of finance a lender can legitimately disburse against the intrinsic appraised market value of the pledged asset. 2. Regulatory guidelines mandate that all lending entities must rigorously and continuously monitor this LTV ratio throughout the loan tenure to proactively prevent negative equity scenarios. 3. The maximum permitted loan-to-value ratio mandated by the Reserve Bank of India for standard gold loans is temporarily increased to strictly 90% of the appraised collateral value. 4. The stringent regulatory requirement for banks to monitor and maintain the 75% LTV compliance applies exclusively to high-value gold loans where the principal amount strictly exceeds Rs 5 lakh. Which of the statements given above are correct? Incorrect. Option A. 1, 2, and 4 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए एलटीवी रेशियो के गणितीय नियमों को समझते हैं।
LTV का मतलब है कि आपके सोने की कुल बाजार कीमत का अधिकतम कितना हिस्सा बैंक आपको लोन के रूप में सैंक्शन कर सकता है। यह बुनियादी परिभाषा स्टेटमेंट 1 को सही बनाती है। बैंकों को पूरे लोन टेन्योर के दौरान इस रेशियो की लगातार निगरानी करनी होती है। अगर सोने के दाम अचानक गिरते हैं तो बैंक को नेगेटिव इक्विटी से बचना होता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब स्टेटमेंट 3 के हार्ड डेटा की गलती को पकड़ते हैं। RBI के स्थायी नियमों के अनुसार स्टैंडर्ड गोल्ड लोन के लिए अधिकतम LTV रेशियो 75% ही तय किया गया है। इसे बढ़ाकर 90% बिल्कुल नहीं किया गया है, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि यह 75% का सख्त नियम और उसकी लगातार निगरानी मुख्य रूप से उन बड़े लोन्स पर लागू होती है जिनका मूलधन 5 लाख रुपए से अधिक होता है। इसलिए स्टेटमेंट 4 पूरी तरह से सटीक है। चलिए अब सोने की वैल्यूएशन के हिस्टोरिकल एवरेज रूल से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the standardized valuation methodology for pledged gold ornaments. 1. Accurate valuation of pledged gold is fundamentally required to determine the safe quantum of loan to be disbursed and maintain adequate risk-weighted capital ratios. 2. The central bank mandates a structural shift away from arbitrary daily spot pricing toward a stabilized historical average model to prevent excessive lending during temporary price spikes. 3. The official valuation of the pledged gold ornaments must be calculated strictly using the average closing price of 24-karat gold over the preceding 60 days. 4. If the pledged ornaments possess a purity lower than 22 carats, lenders must mathematically translate the value down proportionally, whereas jewelry exceeding 22 carats cannot be valued higher than the 22-carat baseline. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 4 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1, 2, and 3 only. Option D. 1 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए वैल्यूएशन की कार्यप्रणाली को विस्तार से डिकोड करते हैं। सोने की बिल्कुल सटीक कीमत तय करना बहुत जरूरी है ताकि लोन की सुरक्षित राशि निकाली जा सके और बैंकों का कैपिटल रेशियो मेंटेन रहे। यह नियम स्टेटमेंट 1 को सही ठहराता है। RBI ने निर्देश दिया है कि बैंक रोजाना के अस्थिर स्पॉट प्राइस का उपयोग नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें हिस्टोरिकल एवरेज प्राइसिंग मॉडल अपनाना होगा ताकि बाजार की सट्टेबाजी से बचा जा सके। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब स्टेटमेंट 3 के हार्ड डेटा को चेक करते हैं। नियम बहुत स्पष्ट है कि वैल्यूएशन के लिए पिछले 30 दिनों के 22 कैरेट सोने के एवरेज क्लोजिंग प्राइस को ही आधार माना जाएगा। यहाँ 24 कैरेट और 60 दिनों का डेटा पूरी तरह गलत है, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। अगर ग्राहक के गहने 22 कैरेट से कम शुद्धता के हैं, तो बैंक को उसकी कीमत को आनुपातिक रूप से कम करना होगा। लेकिन अगर गहने 23 या 24 कैरेट के भी हैं, तो भी बैंक उन्हें 22 कैरेट के बेसलाइन से ऊपर वैल्यू नहीं कर सकते। इस कारण स्टेटमेंट 4 तकनीकी रूप से सही है। आइए अगले सवाल में डिलेड कोलेटरल रिलीज और पेनाल्टी के केसलेट को एनालाइज करते हैं। Scenario: A borrower has fully repaid their outstanding gold loan principal and interest on 1st March, but the bank administratively delays the return of the pledged ornaments until 15th March. Based on RBI guidelines, consider the following operational statements. 1. The legal contract of a pledge requires the lending institution to immediately release and return the physical collateral once the borrower completes the full repayment of all outstanding dues. 2.
To enforce operational efficiency, the RBI has institutionalized a strict financial compensation framework penalizing lenders for unwarranted administrative delays in the collateral release process. 3. The lending institution is legally liable to pay a mandatory compensation of exactly Rs 5,000 for each calendar day of delay to the aggrieved borrower. 4. This mandatory compensation mechanism strictly activates if the pledged gold ornaments are not released to the borrower within a grace period of exactly 30 days following the final settlement. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 1, 2, 3, and 4. Option D. 2 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इस कैसलेट के तहत पेनाल्टी मैकेनिज्म को गहराई से एनालाइज करते हैं। जब कोई ग्राहक अपना पूरा लोन और ब्याज चुका देता है, तो बैंक की यह पहली कानूनी जिम्मेदारी है कि वह तुरंत गिरवी रखे गहने वापस करे। यह स्टेटमेंट 1 को सही साबित करता है। आरबीआई ने ग्राहकों को बैंकों की प्रशासनिक लापरवाही से बचाने के लिए एक बहुत ही सख्त वित्तीय मुआवजा प्रणाली लागू की है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब हार्ड डेटा देखते हैं। इस नए नियम के तहत अगर बैंक लोन चुकता होने के बाद गहने लौटाने में देरी करता है, तो उसे देरी के हर एक दिन के लिए 5,000 रुपए का मुआवजा देना होगा, जो सीधे ग्राहक को मिलेगा। इसलिए स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सटीक है। अब स्टेटमेंट 4 की गलती को समझते हैं। यह 5,000 रुपए का रोजाना मुआवजा 30 दिनों के ग्रेस पीरियड के बाद शुरू होता है, यानी सेटलमेंट के 30 दिन बाद तक अगर गहने नहीं मिले, तो 31वें दिन से यह पेनाल्टी लागू हो जाती है। चूंकि कैसलेट में देरी केवल 15 दिन की है, इसलिए स्टेटमेंट 4 इस विशिष्ट संदर्भ में गलत रूप से लागू किया गया है। नोट: The 30-day grace period is a standard RBI property document return rule, which acts as the threshold for the 5,000 rupee penalty activation. चलिए गोल्ड लोन डिफॉल्ट और ऑक्शन रूल से जुड़े इस कैसलेट के स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Scenario: A borrower defaults on a high-value gold loan, forcing the NBFC to initiate the collateral liquidation process to recover its dues. Based on RBI guidelines, consider the following operational statements. 1. In the event of an NPA classification and default, the lending institution possesses the absolute legal right to recover the outstanding principal and interest through public collateral liquidation. 2. The Reserve Bank mandates that the auction process must be transparently conducted by independent, board-approved auctioneers rather than through closed, private bilateral sales. 3. The mandatory reserve price for the pledged ornaments during the public auction must not be less than 85% of the previous 30-day average closing price of 22-carat gold. 4. To comply with statutory income tax guidelines, any surplus auction amount exceeding the strict threshold of Rs 20,000 must be refunded to the borrower exclusively via electronic transfer or account payee check. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 4 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1, 3, and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी चारों के चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं।
चलिए ऑक्शन नियमों और इसके हार्ड डेटा को बारीकी से डिकोड करते हैं। जब कोई ग्राहक डिफॉल्ट करता है और खाता एनपीए हो जाता है, तो बैंक के पास यह कानूनी अधिकार होता है कि वह गिरवी रखे गहनों की नीलामी करके अपनी बकाया राशि की रिकवरी करे। यह स्टेटमेंट 1 को सही साबित करता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने निर्देश दिया है कि नीलामी हमेशा बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड ऑक्शनर्स के माध्यम से सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए। इसे प्राइवेट या आपसी बिक्री के जरिए नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब स्टेटमेंट 3 के रिजर्व प्राइस के गणित को समझते हैं। नियमों के अनुसार नीलामी के दौरान गहनों का रिजर्व प्राइस पिछले 30 दिनों के 22 कैरेट सोने के एवरेज प्राइस के 85% से कम नहीं हो सकता। यह नियम गहनों को सस्ते में बिकने से रोकता है। इसलिए स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सटीक है। अंत में नीलामी के बाद अगर कोई अतिरिक्त पैसा बचता है और वह 20,000 रुपए से ज्यादा है, तो उसे अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या अकाउंट पे चेक से ही लौटाना होगा। कैश में भुगतान करना इनकम टैक्स नियमों के तहत सख्त वर्जित है। इस कारण स्टेटमेंट 4 भी पूरी तरह से सही है। चलिए अब क्वेश्चन 13 से 17 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। बैंक सिर्फ गहनों पर लोन दे सकते हैं और एक व्यक्ति अधिकतम 1 किलोग्राम सोना ही गिरवी रख सकता है। 5 लाख से ज्यादा के लोन पर अधिकतम 75% का एलटीवी रेशियो लागू होता है। सोने की कीमत पिछले 30 दिनों के 22 कैरेट के एवरेज क्लोजिंग प्राइस पर तय की जाती है। सेटलमेंट के 30 दिन बाद भी गहने न लौटाने पर रोजाना 5,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। ऑक्शन का रिजर्व प्राइस 85% से कम नहीं हो सकता और 20,000 से ज्यादा का रिफंड कैश में नहीं होगा। आज का हमारा यह सेशन यहीं समाप्त होता है। हमने बैंकिंग नॉलेज मास्टर क्लास 3 आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस प्रमोशन एग्जाम्स को डिटेल में कवर किया है। एग्जाम रेडीनेस के लिए इन सभी रेगुलेटरी अपडेट्स और लिमिट्स का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगले सेशन में हम कुछ नए बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करेंगे। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।